हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे साइंस 1000 टारगेट सीरीज़ के अगले 50 प्रश्नों को, जिसमें हम कवर करेंगे अगले 351 से 400 वाले प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, ये इस सीरीज़ का 8वां वीडियो है। इससे पिछले 60 वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप होती है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। जड़त्व का माप जो रहेगा वो द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अगर बात करें कैलोरी की, तो देखिए दोस्तों, सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें प्रतिदिन 2100 से 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब देखिए दोस्तों, केल्विन की बात करें तो केल्विन में ताप को मापा जाता है। बात करें जूल की, तो कार्य को जूल में मापा जाता है। और अगला दे रखा है इसने अर्घ। तो अर्घ की बात करें तो देखिए दोस्तों, कार्य को भी अर्घ में मापा जाता है, लेकिन 1 जूल के बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो सोडियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण। बीटा किरण से के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे संभारिक शब्द आया है, तो वे तत्व जिनके द्रव्यमान तो समान होते हैं किंतु परमाणु संख्या जो रहती है वो भिन्न भिन्न होती है, उसे संभारिक कहते हैं। अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि उत्पन्न की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान को उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न, समुद्र में पल्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 भाग आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BF3, यानी कि बोरोन ट्राइक्लोराइड। अब देखते हैं, इसने ए दे रखा है AlCl3, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला दे रखा है इसने NH3, तो NH3 आपको पता ही होगा कि अमोनियम का रासायनिक नाम है। इसने अगला दे रखा है F3Cl3, इसका हो जाएगा आयरन क्लोराइड। अगला प्रश्न, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें न्यूटन के पहले नियम की, तो उसका नियम ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु जब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया गया हो। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। न्यूटन का तीसरा जो नियम होता है वो ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, यानी कि परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये तीसरे नियम में आता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सापेक्षता का सिद्धांत भी देखने को मिलेगा, तो इसको भी देख लेते हैं कि ये किसने दिया था। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी। दलदली सड़कों पर
घर्षण की कमी होती है, जिसके कारण हम फिसल जाते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होगा? वो होगा प्रकाशीय ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टारगेट सीरीज के अलावा भी हमने मध्य प्रदेश पटवारी के प्रीवियस पेपर में आए हुए हिंदी व कंप्यूटर के प्रश्नों की वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें हमने प्रश्नों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हल कराया है। अगर आप भी मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, आप उसे देख सकते हैं। इन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो वो हो जाएगी अणु की। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन जो रहता है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, स्वचालित वाहनों में स्वचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो रहेगा वो पास्कल का नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए दोस्तों, जेट इंजन जो रहता है वो करता है रेखीय संवेग के नियम पर। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियोन। नियोन में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न लवणों में सागरी जल की लवणता में किसका अधिक योगदान होता है? तो किसका अधिक योगदान होता है? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड का। अब देखिए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसका जो बनेगा वो बनेगा NaCl। अब देखिए दोस्तों, अगले ऑप्शन भी देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बनेगा CaSO4। अब मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बनेगा MgCl2। यहाँ पे बात करें मैग्नीशियम सल्फेट की तो मैग्नीशियम सल्फेट का बनेगा MgSO4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो कौन सी बल के कारण होती है? तो वो होगा अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग जो रहता है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के भाग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल अणु में मैग्नीशियम मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध ALO के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोयोलाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, उपग्रह से पृथ्वी की जो ऊंचाई होती है वो होगी 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंद होती है उसका आकार गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो किससे गुजार कर किया जाता है? भुजे चूने पर से क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज से किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोहे के जो प्रकार होते हैं उसकी बात कर लेते हैं कि सबसे श्रेष्ठ लोहा कौन सा रहता है? तो वो रहता है मैग्नेटाइट। इससे जो कम रहता है वो रहता है हेमेटाइट, इससे कम रहता है लिनोटाइट और इससे और कम रहता है सिडेराइट। अगला प्रश्न, महान वैज्ञानिक
आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो किस देश से संबंधित थे? तो वह थे ग्रीस से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, उतना ही रहेगा। पानी के में जब बर्फ रहती है, अगर वो पिघलेगी तो पानी का जो आयतन रहेगा वो समान रहेगा, न बढ़ेगा और न ही घटेगा। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सी लाएगी? क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं होती है? तो कौन सी नहीं रहेगी? अनिलन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना और पेंट करना, ये तीनों ही प्रक्रिया जंग लगने में, मतलब जंग लगने से रोकने में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक सिद्धांत को दिया था। अब बात करते हैं गैलीलियो की। तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। बात करें कोपरनिकस की, तो कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। अब इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी और जो अन्य ग्रह रहते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य यहाँ पर केंद्र में स्थित होता है। बात करें आइंस्टीन की, तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी की गुरुत्व बल का सही मान होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, उसे कहते हैं यशदीकरण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कृतकनाशी यानी कि रोडेंट नाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो वो किया जाएगा जिंक फॉस्फाइड का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक हार्स पावर कितने वोट के बराबर होता है? तो देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि वो जो रहेगा वो 746 वोट के बराबर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो देखिए दोस्तों, किसने बताया था? वो बताया था ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। सोना जो धातु रहेगी वो स्वतंत्र अवस्था में आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पारा और पाराजस्ता। पाराजस्ता जो मिश्र धातु उसे अमलगम कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे जो प्रश्न हैं ये वन लाइन फैक्ट हैं, इसमें आपको कोई भी थ्योरी बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसे ऑप्शनल से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो कौन जो रहेगा वो ऊष्मा का यूनिट होगा, वो हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों ही मापने, ताप को मापने का मेज़र करने की एक इकाई होती हैं और तीनों ही अलग अलग होती हैं। अगर बात करें मनुष्य के तापमान की, जो मनुष्य के शरीर के तापमान की, तो वो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। बात करें फ़ारेनहाइट की तो वो रहेगा 98.6, और बात करें केल्विन में तो केल्विन में 310 केल्विन उसका तापमान होता है। और अगर बात करें तीनों के समान पाठ्यांक की तो वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही समान होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है?
तो देखिए दोस्तों, शीशा जो रहेगा वो बड़े बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरियों में सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो उसका तापमान जो रहेगा वो रहेगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला हो तो झील के अंदर स्थल में जल का तापमान क्या होगा? यानी कि झील का जो पानी रहेगा वो जमने ही वाला हो तो झील के अंदर का जो पानी रहेगा उसका तापमान क्या रहेगा? तो वो रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो की जाएगी टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी धातु? वो रहेगी जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जर्मेनियम जो धातु रहती है वो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक की बात करें तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी पारा। पारा जो रहेगा वो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। अगला प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट जो बालू रहती है उसमें थोरियम खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो कौन सी धातु को प्राप्त करने के लिए? वो रहेगी एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क काम में लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।